हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एमडी2डी स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में जो यूनिट नंबर 6 चल रही थी हमारी सेमीकंडक्टर फिज़िक्स, उसमें हमने पिछले दो वीडियोस में 25 और 25 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए थे। और इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और देखेंगे और इस तरह से टोटल आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इमीटर ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक होता है यानी कि इमीटर होता है वो क्या होता है? उच्चतम अशुद्धि वाला, आवेश वाहकों का स्रोत, मध्यम आकार का और उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम पीएनपी की बात करें या एनपीएन किसी की भी बात करें तो आप देखिए पी ये क्रिस्टल होता है, एन ये होता है और पी ये क्रिस्टल होता है। और इमीटर, बेस, कलेक्टर इस ऑर्डर में ये बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका जो है वो यही होता है। अब ये वाला इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस किया जाता है। तो उत्सर्जक की बात हो रही है तो उत्सर्जक जो है वो उच्चतम अशुद्धि, हाईली डोप्ड, तो ये भी बात सही है बिल्कुल। सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, उत्सर्जक वही है जो चार्ज कैरियर्स का उत्सर्जन करेगा। जब ज़्यादा होंगे तभी तो होगा उत्सर्जन, तो यानी कि स्रोत है ये आवेश वाहकों का, ये भी बात बिल्कुल सही है। और फिर इंटरमीडिएट इन साइज़, मध्यम आकार का, ये भी बात जो है वो इसकी सही है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का आधार होता है ए निम्नतम अशुद्धि, लोएस्ट डोप्ड, बी जो है वेरी थिन मतलब बहुत पतला, सी पार्ट है 2% क्षेत्र जहां पर आवेशों का क्षय 2% से भी कम होता है, और डी पार्ट उपरोक्त सभी। तो अगर हम डायग्राम फिर से वही वाला बनाए जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, तो पी एन पी, ये देखिए ये बेस होता है, ये बहुत पतला बनाया जाता है, तो पतले आकार का भी सही है। अशुद्धियाँ भी इसके अंदर सबसे कम होती हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन कम हो पाए, तो उस केस में निम्नतम अशुद्धि ये भी सही है। और 2% क्षेत्र जहाँ पर आवेशों का क्षय लगभग 2% से भी कम होता है, तो रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो पाता है, 2% लगभग हो पाता है। 98% चार्ज कैरियर्स बिना इफेक्ट हुए, बिना रिकम्बाइन हुए आगे चले जाते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन भी इसका सही है। तो जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो यानी कि डी पार्ट उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, ट्रांजिस्टर का संग्राहक होता है मध्यम अशुद्धि, उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित सभी आवेश वाहकों को इकट्ठा कर लेता है और सबसे बड़े आकार का होता है, और उपरोक्त सभी। तो अगर हम संग्राहक की बात करें यानी कि कलेक्टर की बात करें तो पी एन पी, इसमें ये आपका जो है ये कलेक्टर पोर्शन होता है। और ये देखिए मध्यम अशुद्धि, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित सभी आवेश वाहकों को संग्रहित या इकट्ठा करता है, तो इससे जो भी चार्ज कैरियर्स चलते हैं उनको ये कलेक्ट करने का काम करता है, तो इसलिए ये भी आपका जो है वो इस तरफ भी चल रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कहीं से भी बात करें हम तो वो सही रहेगी। और सबसे बड़े आकार का होता है, ये भी सबसे बड़ा साइज़ का ये होता है, उससे कम ये, और फिर सबसे पतला जो है वो बेस होता है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, इसलिए इसका डी पार्ट जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एरो इन ट्रांजिस्टर सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिस्टर के संकेत में तीर प्रदर्शित करता है। देखिए धारा की दिशा P से N की ओर, धारा की दिशा N से P की ओर, उपरोक्त तो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए आप डायग्राम पे थोड़ा सा विचार करें। ये इस तरह का सिंबल होता है, चाहे आप PNP बनाएं चाहे आप NPN बनाएं। अब देखिए अगर PNP बनाया तो PNP इस तरह बन जाएगा, और NPN बनाएंगे तो NPN इस तरह। अब देखिए इमीटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस रहता है, यहाँ पर भी ये आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस में देखिए क्या होगा, P से N की ओर ये करंट बहेगी, और इसमें फॉरवर्ड बायस में P से N की ओर करंट बहेगी। तो कहने का मतलब है चाहे PNP हो चाहे NPN हो, दोनों के लिए जो है वो P to N जो है वो धारा की दिशा बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है धारा की दिशा P से N की ओर, यानी कि A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए एरो के डायरेक्शन उल्टे सुल्टे हैं, इसलिए कोई भी बच्चा ये सोच सकता है कि ये दोनों भी सही हो सकते हैं, यानी कि वो C पे टिक कर सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए P और N बदल जा रहे हैं, इसलिए धारा की दिशा बदल जा रही है। धारा की दिशा तो बदल ही रही है, लेकिन साथ में P और N के ऑर्डर भी बदल जा रहे हैं, इसलिए बात वही सेम रहती है P से N की ओर। देखिए ट्रांजिस्टर का संयोजन का विन्यास है उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, या उपरोक्त सभी। तो देखिए हमने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर को किसी भी शेप में ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। कॉमन इमीटर मतलब इमीटर बीच में आ जाएगा, बेस और कलेक्टर इधर उधर हो जाएंगे। कॉमन बेस मतलब बेस बीच में रहेगा और इमीटर कलेक्टर इधर उधर हो जाएंगे। और कॉमन कलेक्टर का मतलब ये है कलेक्टर बीच में आ जाएगा और इमीटर बेस इधर उधर हो जाएंगे।
अब वो बात अलग है, इनमें से ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ये उससे कम। ये दोनों तो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसलिए इसको कतई नहीं पढ़ाया जाता है। ये थोड़ा बहुत पढ़ाए जाते हैं, थोड़ा बहुत क्या, ये तो बहुत अच्छी, दोनों लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। इनके यूज़ ज़्यादा होते हैं, इसका यूज़ नहीं होता है, इसमें बल्कि नुकसान होता है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 56 से देखिए, ट्रांजिस्टर में संधि है, उत्सर्जक आधार, संग्राहक आधार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लीजिए आप, पीएनपी, और चाहे आप एनपीएन की बात कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें भी ये आपका इमीटर और इसमें भी ये इमीटर कहलाएगा, ये आपका दोनों में बेस कहलाएगा और ये आपका कलेक्टर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है पी और एन का एक जंक्शन तो यहाँ पे इमीटर और बेस में बन रहा है, और एक बी एन जंक्शन जो है वो बेस और कलेक्टर में बन रहा है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पी एन जंक्शन होते हैं। सेम यही बात मैं यहाँ भी कह सकता हूँ। तो ये उत्सर्जक और आधार में ये वाली उत्सर्जक आधार संधि कहलाएगी, और ये आपकी जो है वो संग्राहक आधार संधि ये वाली कहलाएगी। तो यानी कि ये भी प्रेजेंट होती है और ये भी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब उपरोक्त दोनों यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि को सदैव रखा जाता है। तो देखिए उत्सर्जक आधार का मतलब इमीटर और बेस और कलेक्टर। उत्सर्जक आधार मतलब इमीटर बेस जंक्शन। हमने बताया है कि इमीटर बेस जंक्शन हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, हमेशा ध्यान रखिए। कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है, चाहे आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपीएन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपका अगर अभिनित होता है तो ये आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए ट्रांजिस्टर में संग्राहक आधार संधि को सदैव रखा जाता है, यानी कि आपका इमीटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर और बेस जंक्शन को कह रहा है। तो हमने बताया है इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर बेस जंक्शन की बात हो रही है, तो इसका मतलब उत्क्रम अभिनति यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए इन ट्रांजिस्टर ऑलवेज ट्रू, ट्रांजिस्टर में हमेशा सत्य है। आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, उपरोक्त दोनों एंड नन ऑफ द एबव। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है वो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो बी पार्ट तो सही दिख रहा है, लेकिन इसको गलत भी साबित करिए। तो जब हम इसको देखते हैं ले जाके कि आई सी को उधर ले जाइए, तो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, कहने का मतलब ये वही क्वेश्चन बस लिखिए, बस इसमें जो है टर्म्स इधर उधर कर दिए गए हैं। तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक ही चीज़ हैं, इसलिए दोनों सही हैं। तो यानी कि सी पार्ट उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोनों, ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इमीटर इमिट्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक उत्सर्जित करता है। तो देखिए अगर आप ध्यान दें पीएनपी यानी कि इसमें पीएनपी में उत्सर्जक अगर ये इमीटर है तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये क्या उत्सर्जित करेगा, तो जाहिर सी बात है जब होल्स हैं इसके पास तो होल्स ही उत्सर्जित करेगा। इसका मतलब 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें उत्सर्जक क्या उत्सर्जित करता है। तो एनपीएन की बात करें अगर हम, तो ये इमीटर बेस कलेक्टर है। तो इसमें इमीटर क्या उत्सर्जित करेगा, तो देखिए एन टाइप है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे तो उन्हीं को उत्सर्जित करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट माना जाएगा। देखिए उभयनिष्ठ आधार संयोजन में धारा लाभ होता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए आप, जैसे पीएनपी ही बना लिया हमने। तो ये आपका P हो गया, N हो गया, ये P हो गया, और बेस हमारा जो है वो उभयनिष्ठ हो गया। इसका मतलब ये आपका इमीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस हो गया। अब आप देखिए ये आउटपुट सर्किट हो गया, ये इनपुट सर्किट हो गया। अब इसमें आपका धारा लाभ अल्फ़ा निकालना है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट में देखिए क्या है, इमीटर बेस कलेक्टर, तो कलेक्टर करंट यानी कि आईसी आउटपुट में है और इमीटर करंट जो है वो इनपुट में है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे तो आईसी अपॉन आई, ये हमारे पास जो है करंट गेन अल्फ़ा बनेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है उसको तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जो है वो आउटपुट अपॉन इनपुट करके देख लीजिए, उससे अल्फ़ा डिफाइन हो जाता है और दूसरे वाले में बीटा डिफाइन हो जाता है। जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके में इमीटर बीच में कर देते हैं तो उससे बीटा डिफाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, करंट गेन बीटा इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आई अपॉन आई सी, ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या है, इमीटर को बीच में ले आइए आप, ये इमीटर बीच में आ गया, ठीक है ना। अब बेस जो है वो इधर हो गया जा करके और कलेक्टर इस तरफ हो गया जा करके। अब आईसी आउटपुट करंट बन गई, आई बी इनपुट करंट बन गई, तो बीटा जो डिफाइन होगा वो आईसी अपॉन आई बी, इस तरह से जो है वो डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है, तो इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो
करेक्ट माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन में धारा लाभ गामा होता है। तो उभयनिष्ठ संग्राहक में यानी कि कलेक्टर बीच में आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका बेस सर्किट इधर आ जाएगा, एमीटर इधर पहुंच जाएगा, तो आउटपुट करंट आपकी आई और इनपुट करंट आई बी बन जाएगी। तो यानी कि आई अपॉन आई बी करेंगे तब जाके आपका गामा डिफाइन होगा। और देखिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए 64 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन क्या होता है। तो ये फेमस रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि बीटा इज़ इक्वल टू जो है वो आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। लेकिन जब आप इसे अल्फ़ा को बीटा की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ये भी सही होता है। तो इसलिए बीटा को अल्फ़ा की फॉर्म में या अल्फ़ा को बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी पार्ट जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बीटा और गामा में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं गामा इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है, और यहाँ से अगर बीटा निकालें तो गामा माइनस 1 होगा। तो कहने का मतलब है कुछ भी देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही इस तरह से दिए हैं, दोनों ही सही हैं, इसका मतलब उपरोक्त दोनों यानी कि सी पार्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि धारा लाभ बीटा 100 है और तो धारा लाभ अल्फ़ा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए अल्फ़ा को इन टर्म्स ऑफ बीटा लिखें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा होता है। बीटा की वैल्यू डाल दीजिए 100 अपॉन 1 प्लस 100 यानी कि 100 बटे 101। अब देखिए ये यहाँ पे कहाँ पे आपको बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, इसका मतलब 67 का बी पार्ट जो है वो करेक्ट होगा। तो सिंपल छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि बीटा इज इक्वल टू 100 है तो धारा लाभ गामा का मान ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए बीटा आपको 100 दे दिया है और गामा पूछ रहा है, तो बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है अगर आप उसे ध्यान दें तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है, तो 1 प्लस 100 यानी कि 101। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रवर्धक एक परिपथ है जो निम्न विभव एसी को उच्च विभव के सिग्नल में प्रवर्धित करता है, उच्च विभव एसी को निम्न विभव में प्रवर्धित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रवर्धक नाम ही समझ में आ रहा है कि जो बढ़ाएगा किसी चीज़ को, तो जाहिर सी बात है निम्न विभव एसी को उच्च विभव में प्रवर्धित करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे हम माइक के सामने बोलते हैं और माइक के सामने बोल करके वो करंट हल्की सी बनाता है और फिर उसे एम्पलीफायर में भेज देते हैं, एम्पलीफायर ज़्यादा आउटपुट निकालता है और उसे फिर हम स्पीकर पे दे देते हैं तो तेज़ आवाज़ आने लगती है। तो ये यहाँ पे एम्पलीफायर जो है वो इस सिग्नल को प्रवर्धित करने का काम कर रहा है। तो निम्न विभव एसी सिग्नल को उच्च विभव एसी सिग्नल में ये प्रवर्धित करता है, यही प्रवर्धक का काम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दोलित्र एक युक्त है। ऑसिलेटर क्या है? एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑसिलेटर नाम ही है, जो सिंपल सी नॉर्मल डीसी करंट बह रही हो उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर दे इस तरह से, वो आपका ऑसिलेटर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये देखिए बी ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोलर सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाती है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाती है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सौर सेल नाम से ही पता लग रहा है सूर्य की ऊर्जा को, तो देखिए वही ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, फोटो डायोड क्या है? उत्क्रम अभिनति में प्रयोग होता है और यदि फोटो डायोड का पर प्रकाश डाला जाता है तो उत्क्रम अभिनति में भी धारा बहती है। देखिए दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो इसलिए आपका सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एलईडी का पूरा नाम है? तो सब जानते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो देखिए लाइट एनर्जी डायोड गलत है, ये लाइट एमिटिंग डायोड ये सही है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो इसलिए हमारा 73 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एलईडी प्रकाश उत्पन्न करता है जब जोड़ा जाता है, अग्रभिनय तो उत्क्रम अभिनय, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त तो कोई नहीं। मतलब एलईडी को किस बायसिंग में जोड़ा जाता है? तो एलईडी को आपने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ा जाता है, तो इसलिए 74 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एलईडी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और उपरोक्त सभी। फेमस क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिए, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड सबसे अलग अलग तरह की एलईडीज़ बनाई जाती हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। तो ये यानी कि उपरोक्त सभी, जो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 25 क्वेश्चंस और देख लिए हैं इस यूनिट के, और अब लगभग इसके सारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप थ्योरी क्लासेस को ज़्यादा अच्छे से देखा होगा आपने, तो उससे भी कई सारे MCQ बन सकते हैं। बेसिक्स में तो हमेशा कंसेप्ट्स ही रहते हैं, आप कंसेप्ट्स तैयार करेंगे तो MCQ अपने आप तैयार होते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। कोई स्टूडेंट अगर इस चैनल को पहली बार आया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।